Hello everyone, I hope you guys are doing great. This is your GA mentor शीतल मैम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट गाइज। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इससे पहले कौन कौन सी स्कीम चलती थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्यों लाया गया, क्या ऐसी अर्ज थी कि इसको यहाँ पर एक नई स्कीम पेंशन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट को लानी पड़ी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो जैसे ही आप लोग आ चुके हैं सेशन में तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेली मेरी क्लास होती है ऑल अबाउट YT चैनल पर। 12 PM पर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल अबाउट ऐप पर आप मेरे पेड कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर उसमें एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट प्लान है अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सो द बेस्ट प्लान इज बैंकिंग सुपर एलीट प्लान, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस एंड आपको उसके साथ में मिलते हैं 2000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए दैट इज द बेस्ट प्लान एंड ऑलवेज अप्लाई शीतल कोड वाइल परचेजिंग एनीथिंग ऑन ऑलीवुड। ऑलीवुड पर आप कुछ भी परचेज करते हैं शीतल कोड जरूर अप्लाई करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। गाइज आज हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन सिस्टम पेंशन स्कीम की। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पहले कौन सी स्कीम चल रही थी, दैट वाज योर NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम से भी पहले कौन सी स्कीम चल रही थी, दैट वाज योर ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद में लाया गया NPS। NPS कब लाया गया, 2004 के अंदर लाया गया। और NPS के बाद में अब किसको इंट्रोड्यूस किया गया है, UPS। UPS इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, देखो गाइस 24 अगस्त को सैटरडे को यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, जिसमें यहाँ पर अश्योर्ड पेंशन दे रहे हैं। क्या होता था कि पहले जब आपका ओल्ड पेंशन स्कीम था 2004 से पहले, तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर होते थे, जिनका भी सुपर एनुएशन रिटायरमेंट होता था, जैसे कि सपोज आपका 60 ईयर्स पे जिसका भी रिटायरमेंट हुआ है ना, तो उनको क्या मिलता था, गारंटीड रिटर्न से गारंटीड पेंशन अमाउंट मिलता था। ठीक है, तो जिसको हम बोलते थे यहाँ पर अश्योर्ड पेंशन मिलती थी कि आपको इतना अमाउंट बिल्कुल अश्योरेंस है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, NPS के अंदर सबसे पहले ये अश्योर्ड शब्द जो है ये हटा दिया इन्होंने, बोला अश्योर्ड नहीं है। ठीक है, अश्योर्ड पेंशन नहीं मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपका पैसा जो लगाया जाएगा उसके हिसाब से जो आपको रिटर्न्स आएंगे वो दिए जाएंगे। तो क्या हुआ, OPS के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता था, उसकी जो सैलरी होती थी उसके पास में पूरी सैलरी आती थी। लेकिन जब NPS आया तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एम्प्लॉय से भी कंट्रीब्यूशन लेना है और सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी मैच करेगी। यानी कि 14% अगर एम्प्लॉय दे रहा है तो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिनेरियो था रिगार्डिंग NPS एंड OPS। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप लोगों से मैं बात करूं कि जो आपका OPS है ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें दो अच्छी बात थी। एक तो यहाँ पर NPS के रिगार्डिंग OPS जो था इसमें हायर रिटर्न्स मिलते थे। ठीक है, OPS के अंदर क्या मिलते थे, हायर रिटर्न्स मिलते थे। इसमें यूजुअली एक तो एम्प्लॉय अपने पार्ट से पैसा डाल रहा है और दूसरी चीज क्या थी कि इसमें ना लो गारंटीड रिटर्न्स बहुत लो थे। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि इससे पैसा लेके मार्केट में लगाया जाता था। ठीक है, मार्केट इंडेक्स फंड होते हैं ना जो, तो बहुत सारे ऐसे 9 के अराउंड ऐसे पेंशन फंड मैनेजर्स थे, जैसे कि SBI है, ठीक है, UTI है, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे 9 पेंशन फंड मैनेजर्स थे जिनकी कोई एक स्कीम चल रही है, उसमें इन्होंने क्या किया, पैसा लगा दिया एम्प्लॉय की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा इकट्ठा किया और आगे जाके उसको लगा दिया, वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। अब उससे क्या होता था, उससे आपके थ्रू द ईयर जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया, जितना भी पैसा लगाया, उससे जो रिटर्न्स आते थे वो यहाँ पर मिलते थे आफ्टर रिटायरमेंट। अब उसमें क्या होता था, उसमें आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर हो सकता है आपके रिटर्न्स हाई चले जाएं, हो सकता है लो चले जाएं, लेकिन OPS के कंपैरेबल इसके जो रिटर्न्स थे वो क्या थे, यहाँ पर NPS के रिटर्न्स वर लो। ठीक है, अब इसको एक बार थोड़ा अच्छे से समझते हैं। कैसे समझते हैं, यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं NPS की, अगर मैं बात करूं OPS की, ये दोनों सबसे पहले थे, फिर हम UPS पे आएंगे। तो OPS के अंदर इन्होंने बोला कि एक तो आपको अश्योर्ड मिलेगा। अश्योर्ड कितना बोला था कि जो आपका 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या था, यानी कि
जब भी आपका सपोज 60 ईयर्स में किसी एम्प्लॉय का क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, 60 ईयर्स में उसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि वो 60 ईयर्स के अंदर जो रिटायरमेंट हो रहा है तो उसने पिछले 1 साल यानी कि लास्ट 12 मंथ्स में क्या सैलरी लिया है मंथली बेसिस पर। सपोज उसका सैलरी मंथली बेसिस पर था 80,000 रुपीज, ठीक है, जब वो रिटायर हुआ 60 ईयर्स की एज में, तो उससे 1 साल पहले से उसने जो सैलरी लिया दैट वाज 80,000 पर मंथ, ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना बनता है, 40,000 रुपीज उसका पेंशन बनता है कि उसको हर महीने 40,000 रुपीज पेंशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न्स मिल रहे थे। इसके अलावा नो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई एम्प्लॉय से कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं मांगा जा रहा था। अगर मैं बात करूं एनपीएस की, तो नो अश्योर्ड रिटर्न, एक तो इसको कोई अश्योर्ड रिटर्न नहीं बोला कि आपको इतना परसेंट आपकी जो सैलरी है उसका इतना परसेंट आपको पेंशन मिल जाएगा, ये इसने नहीं बोला। इसने बोला जो कंट्रीब्यूशन दोगे उसको आगे लगा देंगे और उससे जो पैसा आएगा वो आपको पेंशन के तौर पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेंशन वाला ऐसा कोई सीन खास देखने को नहीं मिल रहा था। प्लस यहाँ पर एम्प्लॉयज से भी कह रहे थे कि आप भी, आपको जो पेंशन चाहिए उसके लिए अपना पैसा दो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकालो। इनिशियली इन्होंने क्या किया था, 10% रखा हुआ था, लेकिन 2019 के अंदर 10% की जगह पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने इसको 14% कर दिया कि अब एम्प्लॉयज की तरफ से भी 14% लेंगे हम और गवर्नमेंट भी उस 14% को मैच करेगी। तो 14% उनकी सैलरी का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और 14% गवर्नमेंट, उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी यहाँ पर मैच करेगी, और वो जो कलेक्टिव अमाउंट होगा फिर उसको किसी मार्केट इंडेक्स फंड्स के अंदर डाला जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा और उससे जो रिटर्न्स आएंगे उसको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन जो अब यहाँ पर आता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये लोग इफेक्टिव कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले ना जो एनपीएस है उसकी काफी ज्यादा निंदा हो रही थी, आलोचना हो रही थी। एनपीएस को लेके पीपल वर ट्रिगर्ड, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर नॉट हैप्पी विद नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस स्कीम। तो वो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस स्कीम से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। काफी टाइम से इसका विरोध चल रहा था, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्योंकि ये विरोध हमने काफी सारी जगह पर देखा कि उन्होंने बोला कि एनपीएस से अच्छा तो ओल्ड पेंशन स्कीम था। एनपीएस से अच्छा ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए था कि एक तो अश्योर्ड रिटर्न्स देता था, दूसरा एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मांगता था, है ना। तो वो कहते हैं कि ये तो हम मानते हैं कि ये पेंशन है, अदरवाइज हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके कुछ लगा रहे हैं और हमारा ही पैसे के ऊपर जो रिटर्न्स मार्केट में आ रहे हैं ये हम खुद ही ना कर लेंगे। तो ये वाला एक पॉइंट था। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, ये कुछ एक ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने क्या किया था, ये ओल्ड पेंशन स्कीम पर रिवर्ट कर लिया था 2022 में, 2023 में, ये बोलते हुए कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है वो खुश नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स थी जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह पर ओपीएस को वापस से अडॉप्ट कर लिया। अब बात होती है यहाँ पर कि कैबिनेट ने जो ये अनाउंसमेंट लिया है इस पेंशन स्कीम के लिए, ये अभी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बहुत सारी इलेक्शन अभी शेड्यूल्ड है, तो हो सकता है उससे यहाँ पर इनको काफी हेल्प मिलेगा। अब यूपीएस जो है वो क्या करता है, जो भी रिटायर होते हैं रिटायरीज, उनको एक फिक्स्ड पेंशन देता है, जैसा आपका ओपीएस के अंदर दिया जाता था फिक्स्ड पेंशन। ये काफी हद तक यूपीएस जो है काफी हद तक ओपीएस जैसा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब ओपीएस ऑलरेडी था तो आपने यूपीएस क्यों लेके आए, है ना, यूपीएस लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि देखो एनपीएस से तो डिफरेंट है क्योंकि अश्योर्ड पेंशन यहाँ पर गारंटीड पेंशन, फिक्स पेंशन दे रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था एनपीएस का। अश्योर्ड पेंशन कितना दे रहा है कि आपकी एवरेज बेसिक पे लास्ट 12 मंथ्स जो आपने सर्व किए गवर्नमेंट में रिटायर होने से पहले उसका 50%। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रखी, यहाँ पर कंडीशन ये रखी कि आपके 25 ईयर्स ऑफ सर्विस आपने दिए हो, ठीक है। इन्होंने बोला कि अगर आपने 25 ईयर्स ऑफ सर्विस यानी कि 25 साल गवर्नमेंट को सर्व किया है, 25 ईयर से, लास्ट 25 ईयर से, इफ यू आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट एंड देन यू आर रिटायरिंग, देन यू आर एलिजिबल फॉर द 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी एज द पेंशन अमाउंट।
तो मैंने आपको बोला कि अगर 80,000 80K किसी का सैलरी है, ठीक है, उसने पिछले ऑन एन एवरेज बेसिक पे उसका 80K था, सैलरी इतना था, तो उसको मान के चलिए कि 40K का यहाँ पर पेंशन मिलेगा, 40,000 का पेंशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन उन्हीं को जिन्होंने 25 ईयर्स सर्व किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ठीक है किसी ने 25 ईयर्स सर्व नहीं किया है, सपोज देयर इज अ पर्सन जिसने 10 ईयर्स के लिए सर्व किया है, लास्ट 10 ईयर से वो गवर्नमेंट जॉब में है, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, तो उसके केस में इन्होंने क्या बोला, उसके केस में बोला कि इनको पेंशन मिलेगा, ठीक है, पेंशन मिलेगा, लेकिन अगर 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, 10 ईयर्स 11 12 10 मिनिमम है, 10 ईयर्स अगर मिनिमम कंप्लीट किए हैं तो उनको यहाँ पर मिलेगा, बट पेंशन जो मिलेगा वो प्रो राटा बेसिस पर मिलेगा। किस बेसिस पर? प्रो राटा बेसिस पर। यानी कि 25 ईयर्स अगर आप सर्व करते हो तो 50% होता है, तो जैसे हर एक साल आप नीचे आते जाओगे, है ना, टिल 10 ईयर्स तक, उस हिसाब से ये आपका परसेंटेज जो है वो डाउन जाता जाएगा। यानी कि 50% उनके लिए जिन्होंने 25 ईयर्स सर्व किया है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिन्होंने मिनिमम 10 ईयर्स सर्व किया है उनका प्रोराटा बेसिस पर होगा कि 25 ईयर्स से नीचे 24 ईयर्स जिसने सर्व किया उसका थोड़ा सा डाउन जाएगा, फिर 23 में डाउन जाएगा, ऐसे ऐसे करके परसेंटेज डाउन जाएगा। अब काफी लोगों के दिमाग में ये होगा कि मैम ठीक है डाउन गया, तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये परसेंटेज इतना कम कर दें कि ये 40,000 की जगह 5,000 उनको मंथली पेंशन मिल रहा हो? तो इन्होंने बोला नहीं, इन एनी केस मिनिमम पेंशन एनी हाउ 10,000 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा। इन एनी केस जिसने भी मिनिमम, देखो सबसे पहली बात कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एलिजिबल होने के लिए आपको 10 ईयर्स एटलीस्ट आपने सर्व किए हो, 10 ईयर्स सर्व नहीं करे हैं तो फिर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर नहीं कवर होंगे। अगर आपने 10 ईयर्स सर्व किए हैं तो मिनिमम आप मान के चलिए कि 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ आपको पेंशन यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, उससे कम नहीं मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितना यहाँ पर आपका लास्ट सैलरी था उसके हिसाब से, चाहे आपका कोई भी सैलरी हो 10,000 से नीचे नहीं जाएगा, 10,000 रुपीज से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इन एनी केस कि आप बोलो कि 10 ईयर सर्व किया है, आप कह रहे हो कि 50% भी नहीं लेंगे आपके उसका, है ना, तो हमारा तो फिर जा रहा है काफी नीचे जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, 10,000 से अबव एनी केस मिलेगा अगर आपने 10 ईयर्स के लिए सर्व किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट फैमिली पेंशन। शॉर्ट फैमिली पेंशन क्या है? सपोज जो पेंशनर है रिटायरमेंट हो गया, उसको पेंशन मिलनी थी, बट क्या हुआ कि जो पेंशनर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ये पेंशनर 80,000 रुपीज इसको मिल रहे थे, पेंशनर को 80,000 रुपीज सैलरी मिल रहा था, इसका पेंशन बना 40,000 क्योंकि 25 ईयर्स के लिए इसने सर्व किया, तो इसको 40,000 मिलने थे। लेकिन इसका अगर डेथ हो जाता है तो इसके इमीडिएट फैमिली मेंबर को कितना मिलेगा? 40,000 का 60%, यानी कि जो भी वो पेंशन अमाउंट होगा उसका 60% इसकी इमीडिएट फैमिली मेंबर को मिलेगा, ठीक है। तो वो कितना मिलेगा? तो 40,000 का, सपोज 40,000 है तो उसका 60% यानी कि 24,000 फैमिली को देंगे ये, है ना, इमीडिएट फैमिली मेंबर को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए पेंशनर का, जिसका डेथ हुआ है पेंशनर का, उसका जो स्पाउस है वो इस अमाउंट का 60% उनको मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब आता है मिनिमम पेंशन क्या अश्योर कर रहे हैं। सबसे मेन एंड थर्ड पिलर यूपीएस का है कि मिनिमम पेंशन इन एनी केस 10,000 रुपीज इन्होंने रखी है। बस ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आपने 10 ईयर्स ऑफ सर्विस दिया हो गवर्नमेंट को। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने, काफी लोग आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, 1-2 साल काम करते हैं और उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं, है ना, रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलंटरी इस टाइप का कोई रिटायरमेंट ले लेते हैं, किसी वजह से जॉब छोड़ देते हैं, या फिर उन्होंने जो टाइम सर्व किया वो 10 ईयर से कम का है, तो फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर तो वो अपना एनपीएस फॉलो करें, जो भी फॉलो करें, यूपीएस नहीं फॉलो किया जाएगा। तो यूपीएस के लिए एक बड़ा कंडीशन ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कि मिनिमम जिन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस किया हुआ है, गवर्नमेंट को सर्व किया हुआ है, वो ही इसके अंडर एलिजिबल है। अब इसके अलावा 25 ईयर्स वालों को सबसे क्रीम, सबसे टॉप लेवल का बेनिफिट मिल रहा है विच इज 50%, उनकी लास्ट ड्रॉन एवरेज सैलरी का 50% उनको पेंशन मिलेगा, दैट इज फिक्स्ड।
तो फिक्स्ड मिलेगा। लेकिन इन एनी केस अगर किसी ने 10 साल सर्विस दिया हुआ है तो इन एनी केस उसको 10,000 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा। पेंशनर्स विल गेट द डियरनेस रिलीफ ऑन अ शॉर्ट पेंशन, अ शॉर्ट फैमिली पेंशन एंड अ शॉर्ट मिनिमम पेंशन। 10,000 का अमाउंट फैमिली पेंशन के केस में, 24,000 का अमाउंट जो हमने एग्जांपल के तौर पर लिया था, और पेंशनर के केस में 40,000 का जो हमने अमाउंट लिया था, इन सभी पर आपको डीआर मिलेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। डीआर डियरनेस रिलीफ जो है, यानी कि डीआर जिसको हम डियरनेस रिलीफ कहते हैं, ये दिया जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए। जो आपकी सैलरी का, जिसको ना डीआर को आप डीआर इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूज होता है डीए निकालने के लिए सर्विंग एम्प्लॉयज, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उनको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के अगेंस्ट उनका जो सैलरी है, उनका जो अमाउंट है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कुछ अमाउंट से इनका सैलरी भी बढ़ना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट हो। ठीक है, तो ऐसे ही डीआर भी दिया जाता है कि पेंशनर्स को जो आप पेंशन दे रहे हो उसके अलावा इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है बेस्ड ऑन द जो आपका सैलरी है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है डीआर और डीए का। तो यूजुअली ये इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, डीआर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम पैटर्न एज डीए डीएनएस इज कैलकुलेटेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सेम वे में कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज सेम होता है। इसके अंदर एक और चीज है, लम सम पेमेंट एट सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेचुटी। क्या होगा, एम्प्लॉयर्स जो है विल गेट द लमसम अमाउंट इन एडिशन टू देयर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के अलावा लमसम अमाउंट ले सकते हैं। दैट अमाउंट विल बी 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स। बेसिक पे और डीए को मिला के जो मंथली उनको पेमेंट आता है उसका 1/10 अमाउंट जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस। हर 6 महीने जो आपने सर्विस कंप्लीट किया है उसके हिसाब से जो आपका बेसिक पे और डीए बनता है उसका 1/10 आपको यहाँ पर लमसम अमाउंट दिया जाता है। ऐसा ही लमसम अमाउंट ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में दिया जाता था कि बहुत लोग ऐसे होते थे आफ्टर रिटायरमेंट वो अपना एक लमसम अमाउंट, उनको अलाउ होता था कि टोटल पेंशन अमाउंट का 40% एक लमसम अमाउंट निकाल सकते थे वो एक ही बारी में, और जो वो बचा हुआ 60% है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बना लेते थे। तो उसमें क्या होता था, मंथली पेंशन फिर कम हो जाती थी, जो मंथली बेसिस पर पैसा आता है वो कम आता था क्योंकि उन्होंने 40% ऑलरेडी निकाल लिया, तो बचा हुआ 60% में से उनको मंथली बेसिस पर मिलता था। अगर वो पूरा का पूरा यूज करते तो उनको मंथली ज्यादा मिलता। तो ये उन लोगों के लिए था जिनको किसी चीज के लिए जरूरत होती थी तो वो लमसम अमाउंट निकाल सकते थे। एनपीएस ने ओपीएस को रिप्लेस कब किया, 1 जनवरी 2004 को, यानी कि 2004 के बाद जितने भी एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया उनको किसमें कवर किया गया, एनपीएस में कवर किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब आपको पता है कि एनपीएस को कौन एडमिनिस्टर करता है, पीएफआरडीए एडमिनिस्टर करता है, रेगुलेट करता है अंडर द पीएफआरडीए एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ओपीएस के साथ में क्या थी, इट वाज अनफंडेड। और ओपीएस जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उसको कब हटाया गया था, 2004 के अंदर ओपीएस हटा के एनपीएस लाया गया। उस वक्त पर किसकी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। अब इसको हटाने के पीछे इन्होंने क्या रीजन दिया, है ना, इन्होंने रीजन दिया कि ये जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, दिस इज अनफंडेड। अनफंडेड का मतलब है कि इसके अगेंस्ट कोई स्पेशल फंड नहीं क्रिएट किया हुआ गवर्नमेंट ने। अगर वो फंड क्रिएट किया होता अलग से, उसमें पैसा गवर्नमेंट डालती रहती, क्योंकि एम्प्लॉय से तो कोई कंट्रीब्यूशन ले नहीं रही है, सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। ये सारा का सारा फाइनेंस कौन कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। क्योंकि कोई फंड है नहीं तो हर बार बजट में, जब बजट के अंदर एक्सपेंडिचर प्लान होता था तो एक मेजर चंक जो है वो पेंशन के लिए जाता था, क्योंकि अलग से तो कोई कॉर्पस या कोई फंड बना नहीं रखा है जिसमें साइड बाय आपने पैसा रखा हुआ हो, तो फिर जो आपका मेन जो बजट है उसमें से आपको पैसा देना पड़ता था, है ना। जैसे आप लोग क्या करते
करते हो कि घर में क्या होता है कि हम लोग सेव करते हैं, तो अपनी गुल्लक में डाल के, है ना, जो पॉकेट मनी मिलता है या जो पैसा आता है वो हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत साइड बाय सेव करते रहते हैं, सेविंग अकाउंट में या किसी और में डालते रहते हैं। जब हम ऐसे नहीं करते और एकदम से हमें कोई खर्चा आए, फिर हमें अपनी खुद की इनकम से देना पड़ता है, और जब वो देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मिसमैच हो जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर का। एकदम से एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आउट ऑफ इनकम अर्निंग्स के थ्रू देना पड़ता है उसको, तो वो एक बजट फिजिकल डेफिसिट का पार्ट बनता था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की पेंशन लाइबिलिटी टाइम टू टाइम बढ़ती रही, जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो खराब होती गई। पेंशन लाइबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की 1990 से 1991 के अंदर, तो आप खुद देखो यहाँ पर कि पेंशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था 1990 से 1991 के बीच में, वो गवर्नमेंट देती थी 3272 करोड़ रुपीस, जो 2021 के अंदर बढ़कर हो गया 1,90,886 करोड़ रुपीस। काफी 50 टाइम्स ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिला कि इतना ज्यादा ये इंक्रीज हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यूपीएस की। तो ओपीएस के अंदर पेंशन अमाउंट 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, एंड यहाँ पर यूपीएस के अंदर गारंटीड पेंशन ऑफ 50% ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, कि जो भी आपका 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, जो 12 महीने में जो सैलरी रहा है उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, एवरेज बेसिक पे का 50% आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सैलरी था, यहाँ पे क्या है, बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे लास्ट 12 मंथ्स में बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से एक साल पहले एवरेज बेसिक पे का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगा। इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर इसको एडजस्ट किया जाता था थ्रू डीए, और आगे चलकर फिर डीआर भी दिया जाता था पेंशनर्स को टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि ये पेंशन फिक्स कर दी तो सालों साल यही चलेगी, नहीं, उसमें डीआर भी जुड़ता रहेगा। फिर आता है नॉट एप्लीकेबल द पेंशन इज मार्केट लिंक, इसमें कोई डीआर डीए नहीं दिया जाता था नेशनल पेंशन सिस्टम में, क्योंकि ये तो कहते थे पैसा दो हम मार्केट में लगा देते हैं, वो वाली बात थी। इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर भी ये कह रहे हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, वो डीए डीआर इसके अंदर जोड़ा जाएगा। सो अभी तक ये सेम चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, क्योंकि इसमें 25 इयर्स का भी एक पॉइंट रखा गया है। नो कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय, यहां पर क्या बोला है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन 10% लिया जाता था, जिसको बाद में बढ़ा के 2019 में 14% कर दिया, ठीक है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए, इसके अंदर आपसे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, यूपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, दैट विल बी 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें, इसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम में फुल फंडिंग था गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर 14% ऑफ बेसिक पे एंड डीए का दिया जाता था। अब यहाँ पर अगर बात करूँ यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की, तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन फॉर 18.5% ऑफ एम्प्लॉय बेसिक पे एंड डीए। तो ये कह रहे हैं कि 10%, यूपीएस के अंदर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपसे कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जा रहा, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में था, एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन यूपीएस के अंदर बोला कि एम्प्लॉय से तो 10% लेंगे और गवर्नमेंट खुद कितना देगी, 18.5% देगी इसके अंदर, ठीक है। तो ओपीएस के अंदर नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाज रिक्वायर्ड, यूपीएस के अंदर 10% रिक्वायर्ड है, 10% ऑफ द बेसिक पे एंड डीए। गवर्नमेंट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 18.5, गवर्नमेंट कितना देगी, 18.5 देगी, एम्प्लॉय से 10% लेगी, ठीक है। एनपीएस रिक्वायर्ड अ 10% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी। एनपीएस में क्या था कि 10% था और गवर्नमेंट की तरफ से 14% था, 2019 में दोनों चीजें 14% हो गई। अब बात करते हैं इधर नेशनल पेंशन स्कीम की, जहां पर एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था, गवर्नमेंट 14 कर रही थी, उसके बाद में भी कोई अश्योर्ड अमाउंट नहीं था, कोई अश्योर्ड पेंशन नहीं थी, यहाँ पर कुछ गारंटी नहीं था, मार्केट में पैसा लगाया जा रहा था, कुछ गारंटी उनको नहीं दिया जा रहा था। ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई भी यहाँ पर एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन 1 पैसे का नहीं लिया गया, पूरा का पूरा फंडिंग गवर्नमेंट कर रही थी, नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, प्लस 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी ये दे रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी आसान था और काफ़ी बेनिफिट होता था जो एम्प्लॉयज़ थे उनको। अब बात आती है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है। सो दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स अंडर एनपीएस और आर रिटायरिंग टिल 1 अप्रैल 2025, यानी कि 2004 में
जो भी लोग रिटायर हुए 2004 के अंदर, जितने भी पर्सन रिटायर हुए हैं, अब आप बोलोगे कि चलो 2004 में रिटायर तो नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर उस वक्त पे उन्होंने ज्वाइन किया। तो इन्होंने कहा 2004 से लेके अप्रैल 2025 के बीच में जो लोग रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं, वो चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं यूपीएस को। अब आप कहोगे कि मैम ऑप्ट करने से क्या, 2004 में वो बंदा रिटायर हुआ था, है ना, तब उसको जो पेंशन मिलती आ रही है जब से, और अब तक जो पेंशन मिलती आ रही है, तो उसमें काफी डिफरेंस नहीं होगा। इन्होंने बोला कि जो वो गैप है, जो वो एरियर्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको गवर्नमेंट कह रही है हम पे कर देंगे, और गवर्नमेंट कह रही है ये एरियर्स, ये बकाया जो अमाउंट है जो उनको कम मिला है, ठीक है, मान लीजिए कि 40,000 बनता था किसी का, अभी हमने देखा कि 40,000 बनता है अंडर यूपीएस, और उसको एनपीएस में पर मंथ कितना मिला, सपोज उसको एनपीएस में पर मंथ मिला 30,000, तो ये कह रही है बीच का जो 1,000 है ये गवर्नमेंट कह रही है हम अब पे कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यूपीएस में ऑप्ट करते हो तो आपको कंपनसेट कर देंगे, आपको अब पे कर देंगे। गवर्नमेंट कह रही है ये एरियर्स पे करने की वजह से ही गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ेगा 800 करोड़ रुपए का, ठीक है, 800 करोड़ रुपीस का। अगर सारी सरकारें जो है वो ऑप्ट कर लेती है तो 9 लाख से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। प्लस ये कह रही है कि सरकार यहाँ पर बोल रही है कि फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर, पहले साल के अंदर अंदर ही टोटल अमाउंट जो खर्चा यूपीएस स्कीम को आने के बाद में जो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा, दैट इज 6,250 करोड़ रुपीस, कि 6,250 करोड़ रुपए खर्चा इनको उठाना पड़ेगा यूपीएस लाने की वजह से, पहले ही साल में इतना खर्चा इनके पास में आएगा। तो ये हम देख चुके हैं, यूपीएस के अंडर मिनिमम अशोर्ड अमाउंट है 10,000 रुपीज, बट उसके लिए मिनिमम 10 ईयर्स के लिए आपने सर्व किया होना चाहिए, ठीक है। क्या होता था कि जो आपका एनपीएस था उसके अंदर ना आपको 14% जो है डिडक्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स बेनिफिट मिलता था। तो इससे पहले यहाँ पर आपका क्योंकि कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ओपीएस में नहीं था, तो ओपीएस के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम में नो टैक्स बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट, टैक्स पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन जो एनपीएस है उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता था, क्योंकि 14% भाई वो खुद भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है 14%, तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यूपीएस में उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि यूपीएस में कंट्रीब्यूशन तो ले रहे हैं और अशोर्ड पेंशन भी दे रहे हैं, तो अभी इसके बारे में यहाँ पर एज सच कोई ऑफिशियल उनकी तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, देखा जाएगा किस टाइप से चलता है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से आरबीआई की स्टडी के अकॉर्डिंग सितंबर 2023 में अगर सारी की सारी स्टेट स्विच होती है ओपीएस पर, ठीक है, तो फिस्कल बर्डन कुड बी 4.5 टाइम्स दैट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम को चलाने में जो सरकार को, गवर्नमेंट को जो खर्चा आ रहा था, जो फिस्कल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर था, वो 4.5% ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एनपीएस की जगह पर सारी स्टेट यूपीएस फॉलो करने लगी तो 4.5 टाइम्स ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर इसके लिए बर्डन जो है फिस्कल बर्डन उठाना पड़ेगा, ठीक है, and potentially reaching 0.9% of GDP annually by 2060। 2060 तक ये हमारा यूपीएस का खर्चा जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लगातार साल दर साल ये पेंशन हम देंगे, वो जीडीपी का 0.9% सिर्फ पेंशन का ही बर्डन रहेगा। अभी ये ओपीएस के टाइम पर काफी सारी कॉल्स आने लगी, काफी सारे स्टेट्स और बाकी लोग डिमांड करने लगे कि एनपीएस की जगह पर ओपीएस लाओ, तो गवर्नमेंट ने 2023 में टीवी सोमनाथन कमेटी यहाँ पर एस्टैब्लिश की थी, जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली रेकमेंड किया कि इस टाइप से ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम, ओपीएस और एनपीएस के कुछ एक फीचर्स मिला दिए जाए। ओपीएस की तरह फिक्स्ड एक अशोर्ड इनकम दी जाए, पेंशन इनकम, और एनपीएस की तरह एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का हो, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कम और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, तो एम्प्लॉय का 10% और गवर्नमेंट का 18.5% यूपीएस स्कीम के अंदर, नई स्कीम के अंदर रखा गया। तो इससे रिलेटेड कौन सी कमेटी बनाई थी 2023 में? टीवी सोमनाथन कमेटी बनाई थी। तो अब यहाँ पर है कि देखो ओपीएस हटाने का मेन रीजन ये था क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा था। तो यूपीएस भी काफी हद तक सिमिलर है ओपीएस से। तो अब ये देखने वाली बात है, इट इज अ बिग कंसर्न कि क्या इसके बाद भी गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, गवर्नमेंट की फिस्कल हेल्थ बढ़ेगी या घटेगी।
ठीक है, फिजिकल हेल्थ किस तरीके से इम्पैक्ट होगी। सो दैट वाज एनपीएस स्कीम गाइस। एंड आप लोगों की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, क्या आपको लगता है इट इज बेनिफिशियल, क्या आपको लगता है कि ये सही है, इसको लागू करना सही है। आपके जो भी व्यूज हैं वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। जो भी आपको लगता है, आपका ओपिनियन, वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। एंड आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी इन तीनों स्कीम्स के बीच का डिफरेंस और क्यों यूपीएस स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया। आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। ऑलीवुड ऐप पर जाकर बैंकिंग सुपर एलीट प्लान अगर आप परचेज करते हैं, वो भी शीतल कोड अप्लाई करके, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपको सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर का एक्सेस मिलेगा, वीकली लाइव टेस्ट यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा, करंट अफेयर्स बैचेस वगैरह सारा कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या ओपिनियन है, और कोई आपका अगर यहाँ पर कोई और टॉपिक आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूँ, उसको अच्छे से आपको समझा पाऊँ, तो आप मुझे जरूर बताना। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट।